नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर की प्रशंसा। शी जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंधों को बताया दुनिया के लिए महत्वपूर्ण। ट्रंप ने कहा हमारे बीच मतभेद से ज्यादा साझा हित। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। सदस्य देशों के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संगठन के भीतर सहयोग और मजबूत करने पर जोर। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान। ओमान तट पर भारतीय जहाज पर हमले के बाद विदेश मंत्रालय की सख्त प्रतिक्रिया। हमले को बताया अस्वीकार्य। भारतीय चालक दल की सुरक्षा के लिए ओमान के अधिकारियों का जताया आभार। इजरायली प्रधानमंत्री के गुप्त यूएई दौरे की रिपोर्ट को संयुक्त अरब अमीरात ने किया खारिज। इजरायली पीएमओ के दावे को बताया निराधार। ईरान ने यूएई पर किया कटाक्ष। लेबर पार्टी के अंदरूनी कलह के बीच स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग का इस्तीफा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जताया अविश्वास। मंत्रियों के ताबड़तोड़ इस्तीफों के बाद स्टारमर पर कुर्सी छोड़ने का बढ़ा दबाव। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा पर दुनिया की नजर है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने बीजिंग पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। और गुरुवार को जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी ये यात्रा जो रही, उसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान एक दूसरे की जमकर तारीफ की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हम सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। हम मिलकर दुनिया में बदलाव करेंगे। तो ट्रंप ने शी जिनपिंग को महान नेता बताया। राष्ट्रपति ट्रंप की पिछली यात्रा के बाद किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह पहली राजकीय यात्रा है। यात्रा से कितना बदलाव होगा दोनों देशों के रिश्तों में, देखना दिलचस्प होगा। बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक मुलाकातों में से गुरुवार को एक का गवाह बना। टैरिफ वार से टूटे भरोसे पर मरहम लगाने का अवसर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीन के समकक्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों में सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने का भरसक प्रयास किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए, क्योंकि सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, जबकि टकराव नुकसानदायक साबित होगा। शी ने कहा कि हम मिलकर दुनिया में बदलाव करेंगे। वहीं ट्रंप ने भी सकारात्मक रुख दिखाते हुए शी की तारीफ की और उन्हें महान नेता बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच शानदार भविष्य होगा। हमारे बीच मतभेद से ज्यादा साझा हित हैं। चीन अमेरिकी संबंधों में 2026 को ऐतिहासिक साल बनाना चाहिए, जिनमें से एक नए अध्याय की शुरुआत हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता को भले बेहतरीन बताया हो, लेकिन ताइवान के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। द्विपक्षीय वार्ता लगभग 2 घंटे तक चली, जो अपेक्षा से अधिक रही। वार्ता के बाद दोनों राष्ट्रपतियों ने टेम्पल ऑफ हेवेंस का दौरा किया, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। अमेरिका और चीन के बीच हुई शिखर वार्ता में ताइवान का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया। चीनी सरकारी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शी जिनपिंग ने इस मुद्दे पर संभावित संघर्ष की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति शी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान स्पष्ट किया कि ताइवान दोनों देशों के संबंधों में सबसे संवेदनशील और अहम विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे को सावधानी से नहीं संभाला गया तो ये क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाकर खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। चीन ने ताइवान पर अपने दावे को दोहराते हुए अमेरिका से इस मुद्दे पर संयम बरतने की अपेक्षा की। दूसरी ओर अमेरिका ताइवान को रक्षा सहयोग प्रदान करता रहा है, जो बीजिंग की चिंता का प्रमुख कारण है। भले ही ताइवान पर पूछे गए सवाल का ट्रंप ने जवाब नहीं दिया हो, लेकिन 4 अमेरिकी सांसदों ने पत्र लिखकर चिंता जताई है कि ताइवान को लेकर कोई ऐसा समझौता ना किया जाए जिससे आने वाले समय में अमेरिका की नीति पर असर पड़े। इन्होंने अमेरिका की पुरानी वन चाइना पॉलिसी बरकरार रखने की मांग की है। पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगाह करते हुए कहा था कि ताइवान को लेकर कोई भी अस्थिरता पैदा करने वाली कार्रवाई दोनों देशों के आपसी हित में नहीं होगी। अमेरिका ताइवान के प्रति अपने समर्थन को दोहराता रहा है। दरअसल चीन ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश कहता है। चीन इस पर हर हाल में कब्जा चाहता है।
और इसके लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं करता है। तो पूरी दुनिया की नज़र बीजिंग पर है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग का दौरा है। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंघल साहब आपका। सिंघल साहब, जिस तरीके से आर पार या तलवार या फिर टेरिफ वॉर, बहुत सारी स्थितियां थी, बीजिंग में बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ, और जब द्विपक्षीय बातचीत हुई तो तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, इस वाले माहौल में दोनों देश दिखे। कितना वास्तविकता के धरातल पर दिखता है ये संबंधों की गर्मजोशी, और क्या है इस मायने इस यात्रा के? श्री, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो विजिट थी बहुत महत्वपूर्ण थी दोनों देशों के लिए, और सभी देशों की इसके ऊपर निगाहें थी, क्योंकि जो अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह के संबंध चल रहे थे, खास तौर पे जब से प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा आए हैं, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ के लागू किए थे चीन के ऊपर, उसके बाद उन्होंने फिर रीसेट किया। और ये जो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये विजिट जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की पहल पे हुई थी। ऑफ कोर्स ये भी एक बात सही है कि चीन को भी इस विजिट की बहुत महत्वता थी, उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस थी, लेकिन इसमें अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज्यादा ईगरनेस दिखाई थी कि मैं विजिट करना चाहता हूं और जो है रीसेट करना चाहता हूं। तो ये जो जिस तरह से दोनों बड़ी अच्छी बातें की, दोनों अपने एक दूसरे की बड़ाई की, तो लेकिन इसमें साथ साथ जो इनकी रेड लाइंस हैं वो भी उन्होंने एक दूसरे, और वो भी बताई गई इसमें। अब ये दिखाया कि कोशिश की है कि भाई हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कंपटीशन चलेगा। ये बहुत क्लियर इसमें आके बात सामने आई। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों देश डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, ट्रेड में हम एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं। और लेकिन चीन ने साफ कह दिया कि ताइवान के मामले में हम जो है अमेरिका की नहीं सुनेंगे, और उन्होंने बड़ी स्ट्रांग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका जवाब नहीं दिया। और जो रीड आउट आया व्हाइट हाउस की तरफ से, उन्होंने पूरी तरह से ताइवान के बारे में कोई बात ही नहीं की है, केवल जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में उन्होंने बातचीत की है। लेकिन और टेक्निकल की जो जो इनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि जो बीफ और जो सोयाबीन का जो इशू है, जो चीन ने इंपोर्ट करना कम कर दिया था, और उन्होंने करीब 200-300 जो अमेरिकन फर्म्स थी जिनको एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे, उनको सुनने में आया कि उन्होंने दोबारा उनको चालू कर दिया है, दे दिया है, रीलाइसेंस कर दिया। उधर ये भी खबर आई है कि अमेरिका ने 10 कंपनियों को, जो निविदा, जो उसके ऊपर जो ये जो चिप के ऊपर झगड़ा चल रहा था, शायद 10 कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है। सिंघल साहब, एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये कहते हैं कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, कोऑपरेशन चाहते हैं, जियोपॉलिटिक्स जो है उस हिसाब से, चाहे वो दुनिया के अलग अलग हिस्से हों या फिर अमेरिका का ताइवान पर या चीन का ताइवान पर अपने अपने पक्ष हो, दक्षिण चीन सागर जैसा मुद्दा हो, हर जगह एक बड़ी डेडिकेटेड लाइन आती है कि फ्री नौवहन का हम समर्थन करते हैं समूचे दक्षिण चीन सागर में। तो ये जो कन्फ्रंटेशन और कंपटीशन के बीच का जो रास्ता निकालने की कोशिश है, क्या धरातल पर कहीं दिखता है? धरातल पे तो अभी मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, क्योंकि जो चीन चाहता कि साउथ चाइना सी पे उनकी प्रभुत्वता सब देश एक्सेप्ट कर लें, और वो जो वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिसके बारे में अमेरिका बात करता है या कोशिश करता है उसको लगाने की, तो वो ग्राउंड पे तो वो नहीं कर पाएंगे मेरे विचार से, क्योंकि अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो तो चीन की जो बात है वो सारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बातचीत अच्छी तरह से हो रही है, और हो सकता है कि इनमें आपस में अभी, क्योंकि बात अभी चल रही है, विजिट हुई है, अभी शुरू की बात है, क्योंकि कल का एक पूरा दिन भी बाकी है, तो उसमें क्या बातचीत होगी। तो लेकिन अभी मेरे ख्याल से बोनहमी का तरीका इन्होंने लगाया, क्योंकि दोनों देश दिखाना चाहते हैं विन विन सिचुएशन। क्योंकि जो चीनी राष्ट्रपति हैं जी, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे पास आया, उनकी जो है उनकी कमजोरी है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रांगली नेगोशिएट किया, क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं डील मेकर हूँ, नेगोशिएटर हूँ। तो अपनी जनता को वहां अमेरिका में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं गया वहां पे और जो मेरी शर्तें थी उनको चीन ने मान लिया। तो ये जो है इस वक्त दोनों अपनी विन विन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता में क्या होगा
ये कहना अभी मेरे ख्याल से बहुत ही अर्ली होगा इस बात को। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी केवल पोजीशनिंग की गई है इसमें, और ये दोनों साइड ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की है कि हम दोनों जीते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह की शायद हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो इन दोनों के बीच एक में, विन विन तो उस तरह को दिखाया जा रहा है। जी, विन विन सिचुएशन, या फिर एक दूसरे के हितों को, अपने हितों को साधते हुए एक दूसरे के पक्षों का पोषण करने की कोशिश। एक चीज़ और जानते हैं, बड़ी लंबी, बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल उनके साथ गया है, कारोबारियों की लंबी फहरिस्त गई है। कारोबारी मसाइल भू राजनीतिक परिस्थितियों पर कहीं ज़्यादा हावी होते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की अमेरिका की आर्थिक स्थिति है, फिर अमेरिका की जिस तरीके की है, कूटनीति से ज़्यादा एक व्यापारिक यात्रा के रूप में, या किस रूप में देखेंगे जो पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल है उस हिसाब से इस यात्रा को? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो है राजनीतिक यात्रा नहीं, मेरे विचार से नहीं है राधा, क्योंकि जिस तरह के ये प्रतिनिधि मंडल लेके गए हैं, वो दिखाने की कोशिश है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि अमेरिका भी एक बहुत इकोनॉमिकली बहुत डोमिनेंट पावर है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि बहुत डोमिनेंट पावर है, क्योंकि जितने इनकी सबकी कंपनियों की टर्नओवर है वो शायद चीन की जीडीपी के बराबर ही है ऑलमोस्ट। तो वही दिखाने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं बहुत पावरफुल देश से आया हूँ, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट जी ने भी उसका फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस के लिए ओपन हूँ, तो उन्होंने उसको अपनी तरफ पलटने की कोशिश की, दिखाने की कि मैं बहुत रेस्पॉन्सिबल स्टेट हूँ और बिजनेस के लिए हम ओपन हैं आपके साथ। तो ये एक जैसा कहा ना, पोजीशनिंग हो रही है दोनों तरफ से। वो प्रेसिडेंट जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे पास में आए, क्योंकि चीन इतना महत्वपूर्ण देश है, वहां के इतने बड़े शक्तिशाली देश, सबसे बड़े जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, उसका राष्ट्रपति हमारे देश में आए, मैं नहीं गया। और मैं यहाँ को दिखा रहे हैं कि भाई मैं बिजनेस के लिए, मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस ओपन है, तो हम सबके साथ में बिजनेस करने के लिए, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो बात कर रहे हैं। उधर ईरान के लिए भी हमरूज के स्टेट ऑफ हमरूज के बारे में भी उन्होंने कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि खुले बातचीत, लेकिन कैसे खुलेगी, क्या खुलेगी, उसके बारे में कोई बातचीत, इस बारे में कोई बातचीत नहीं। तो पोजीशनिंग दिखा रहे थे सब। मेरे ख्याल से ज्यादा ऑप्टिक्स ज्यादा है, सब्सटेंस इसमें कम दिख रहा है मुझे। और रेसिप्रोकेट भी हो रहा है कि ये यात्रा पर पहुंचे हैं, तो कहा जा रहा है कि अगली यात्रा शी जिनपिंग की हो सकती है। हम चर्चा जारी रखेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बेहद खबर दुनिया में बात करेंगे बेहद अन्य खबर, महत्वपूर्ण खबर की। संयुक्त अरब अमीरात ने इस बात से इनकार किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खाड़ी देश यूएई का दौरा किया है। ये बयान उस समय आया है जब इजराइल ने दावा किया कि नेतन्याहू ने यूएई का गोपनीय दौरा किया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में ऐसे किसी भी गोपनीय दौरे या फिर सैन्य प्रतिनिधिमंडल की अगवानी को सिरे से खारिज किया और बाकायदा इसके लिए बयान भी जारी किया है। और इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया था कि नेतन्याहू की यूएई की ये अज्ञात यात्रा थी और इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों को इससे ऐतिहासिक मुकाम हासिल होता है। ईरान के इर्द गिर्द भले ही बंदूकें खामोश हों, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने बेंजामिन नेतन्याहू के यूएई दौरे से जुड़ा खुलासा कर कूटनीतिक क्षेत्र में जोरदार हलचल पैदा कर दी है। हालांकि इस दावे के सामने आते ही यूएई ने साफ शब्दों में इसका खंडन किया है। यूएई का कहना है कि उसने किसी इजरायली प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी नहीं की है। यूएई के इनकार से पहले इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा था कि युद्ध के दौरान नेतन्याहू ने यूएई के अलैन शहर का दौरा किया था, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल नहयान से हुई थी। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक कई घंटों तक चली। इजराइल ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक सफलता बताया। यूएई ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इजराइल के साथ हमारे संबंध सार्वजनिक हैं और आधिकारिक रूप से घोषित अब्राहम अकार्ड के ढांचे के भीतर संचालित होते हैं।
ये संबंध किसी गैर पारदर्शी या अनौपचारिक व्यवस्था पर आधारित नहीं है, इसलिए आधिकारिक घोषणा के बिना किसी भी अघोषित यात्रा या गुप्त व्यवस्था से जुड़े दावे पूरी तरह से निराधार हैं। युद्ध के दौरान ईरान यूएई में इजरायली सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी का आरोप लगाता रहा है और उन्हें बार बार निशाना भी बनाता रहा। अब इस दावे के बाद ईरान को जैसे सबूत हाथ लग गया हो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सख्त शब्दों में कहा कि जो भी तत्व इजराइल के साथ मिलकर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने अब सार्वजनिक रूप से वही कहा है जो ईरानी सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से दावा करती रही हैं। हाल के दिनों में मीडिया में ये खबरें भी चल रही हैं कि इजराइल ने ईरानी हमलों को रोकने के लिए अमीरात में अपना एयर डोम सिस्टम स्थापित किया है, जबकि ये दावा भी सामने आया कि यूएई ने ईरान में लक्ष्यों को निशाना भी बनाया। बुधवार को इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकबी ने आयरन डोम से जुड़ी खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि तेल अवीव ने अबू धाबी को आयरन डोम रक्षा प्रणाली की मिसाइल रोधी बैटरी प्रदान की है। संयुक्त अरब अमीरात ने 2020 में अमेरिकी समर्थन वाले अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कई वर्षों तक दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे। अब नेतन्याहू के कार्यालय ने पूरी यात्रा का ब्यौरा देकर यूएई को सवालों के घेरे में डाल दिया है। लाख इनकार करे, लेकिन हाल के दिनों में ईरान ने जिस तरह से यूएई पर हमले किए हैं उसे साफ है कि क्षेत्र में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ पहले ही रक्षा समझौता कर चुका है, अब चाह रहा है कि इसमें कतर और तुर्की भी शामिल हो जाएं, यानी इस्लामिक नाटो के गठन पर जोर है। लेकिन क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई यूएई को गठबंधन से दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर रही है। यूएई के पास शायद यही सबसे अच्छा विकल्प है। और दावे प्रतिदावे दोनों देशों द्वारा किए जा रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, किस रूप में देखते हैं दावों प्रतिदावों को? कहा जा रहा है कि यात्रा की गई, गुप्त यात्रा रही, यूएई साफ तरीके से इनकार कर रहा है, और इतना बड़ा खुलासा इजराइल कर भी क्यों रहा है? सच्चाई क्या? कहीं ना कहीं दांव पेच या फिर मध्य पूर्व की स्थिति को और ज़्यादा वोलेटाइल करने की कोशिश? देखिए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस ने ये कहा है कि मेरी मीटिंग हुई, मैं विजिट किया, तो शायद लेकिन यूएई ने वहां से बिल्कुल एकदम बड़ी तरीके से हम कहा है कि भाई हम कोई विजिट नहीं हुई, हमारा जो भी कांटेक्ट है, जो भी बातचीत होती है ऑफिशियल चैनल के थ्रू होती है और वो ओपन है हमारा सिस्टम। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने दावा किया है, और ये भी खबरें आई थी कि भाई इजराइल ने उनको जो है ये सिक्योरिटी आयरन डोम प्रोवाइड किया है, वहां पे उनकी मदद की है, और जिस तरह से ईरान ने यूएई को टारगेट किया, जैसा कि पीछे जो भी जितने भी हमले हुए हैं यूएई में, ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है यूएई को हुआ है इस लड़ाई के दौरान, पूरी तरह से टारगेट किया गया। और जिस तरह से रिएक्शन भी आई है ईरान की तरफ से, ईरान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने बयान जारी किया है और उन्होंने सब गल्फ देशों को भी उन्होंने चेतावनी दी है कि भाई अगर आपने इजराइल के साथ में संबंध रखे तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कहीं बातचीत जो है कहीं बीच में कहीं कुछ है। इजराइल में ऑफ कोर्स उनका अपना उद्देश्य है मेरे ख्याल से, वो एक तो ईरान को, यूएसए को और सारी दुनिया को और उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि इजराइल अकेला नहीं है। और यूएसए को मैसेज है उनका कि भाई आप जो आप सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इजराइल की भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और हम गल्फ कंट्रीज के साथ में जो दूसरे देश हैं उनके साथ में संबंध अपने तरीके से हम उनके साथ में रखें। और जैसे मैं डोमेस्टिकली दिखाना चाहते हैं कि भाई हम अकेले नहीं रह गए, जैसे मैंने कहा, और ईरान को भी बताना चाहते हैं कि भाई आप लड़ाई है आपके साथ में, लेकिन हमारे और देशों के साथ में भी दोस्ती। तो ईरान का तो इजराइल का तो उद्देश्य बिल्कुल साफ है इस मामले में दिखाना। लेकिन इससे कहीं ना कहीं यूएई असहज स्थिति में पड़ गया। उसने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत हमारे जो संबंध है वो सार्वजनिक है, पूरी तरीके से है, और उन दावों पर भी ईरान की पुष्टि होती है जिस तरीके से उसने कहा कि एक प्रॉक्सी के रूप में यूएई का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए यूएई की जो पोजीशन है उनकी बिल्कुल साफ है कि वो अब वो नहीं चाहते कि उनके जो संबंध हैं इजराइल के साथ वो उजागर हो पब्लिक, क्योंकि बहुत समय होता है कि देश अपने संबंधों को उजागर नहीं करना चाहते क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, ईरान का प्रेशर है, क्योंकि सबसे
पास में ईरान के वो हैं और उनको उसके हमलों को कब्जा देखना पड़ता है। दूसरी गल्फ स्टेट है तो वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। अब्राहिम अकॉर्ड ऑफ कोर्स उन्होंने साइन की हुई है, तो ये जग जाहिर है कि उन्होंने उनके साथ में संबंध बनाए हैं क्योंकि अब्राहिम अकॉर्ड साइन हुई थी। लेकिन यूएई अभी अपने आप को मेरे ख्याल से इस पोजीशन में नहीं पा रहा है कि जो भी उनकी, मेरे तो ये सच्चाई में तो बड़ा मुश्किल है कह पाना कि क्या है, लेकिन जो लग रहा है कि यूएई नहीं चाहेगा इस वक्त इन हालातों में कि अपनी जो रिलेशनशिप जिसने भी है, जो अगर ऑफिशियली मिलते हैं अलग बात है, बट अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल है तो इसीलिए कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं, दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल, जो बिल्कुल मतलब बात समझ में आती है कि अगर स्थिति इस तरह की है तो भी मैं फिर क्वेश्चन मार्क कहूंगा क्योंकि वहां से पुष्टि नहीं किया यूएई ने इसको कि भाई हमने विजिट हुई थी। लेकिन जो अखबार में आई है उससे जो समझ में आता है, जिस तरह से बातचीत चल रही है और जिस तरह से रियान ने रिएक्ट किया, वो क्लियरली दिखाता है कि यूएई क्यों इतनी जो है इसको चुपचाप रखना चाहता है, उसके बारे में बातचीत नहीं। जी, तो अब किस रूप में देखते हैं ये दोनों स्थितियों को, किस रूप देखते हैं? और ज्यादा तनाव बढ़ेगा या फिर और ज्यादा निशाने पे आएगा ईरान के यूएई? देखिए, अगर लड़ाई शुरू हो गया दोबारा से, क्योंकि अभी जो है स्किर्मिशेस बंद है, अभी जो है ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर लड़ाई भड़कती है दोबारा से तो बहुत क्लियर है, जैसा कि पहले ईरान ने यूएई को उसके जो यूएई के जो ठिकाने हैं, वहां क्या किया उन्होंने, ईरान ने पहले भी, कि उनके जो यूएई के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण जगह है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, टूरिस्ट सेंटर हो, पोर्ट हो, और या अमेरिका का कहीं जो उनके जो अड्डे थे उनको हो, तो उनको निशाना बनाया है। तो वो जो है, और क्योंकि सबसे पास में भी है ईरान, अगर ज्योग्राफिकली देखें ईरान यूएई सबसे पास पड़ता है ईरान को, तो ईरान को अटैक करना, यूएई को अटैक करना आसान भी है, इनको निशाना बनाना भी आसान है। और यूएई क्योंकि रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है, तो उनको कॉशियस रहना पड़ेगा। और अगर लड़ाई भड़कती है तो ये पक्की बात है कि ईरान कोशिश करेगा। जी, फूंक फूंक कर कदम रखना होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में देशों को। इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विश्लेषण को सबके सामने रखने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर दुनिया की। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। तो खबर दुनिया में अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण खबरें। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायल द्वारा किए गए हमलों में 8 बच्चों सहित 22 लोग मारे गए। सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों ने लेबनान के दक्षिण और पूर्व में लगभग 40 जगहों पर बमबारी की। ये नए हमले वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता से लेबनान और इजरायल के बीच बातचीत से पहले हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से बीते 2 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात कीव और अन्य कई शहरों पर सैकड़ों ड्रोन से बमबारी की गई। रूस के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। हमले से कई भवनों और अन्य बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने बुधवार को 1560 से अधिक ड्रोन दागे। यूक्रेन की वायुसेना ने 41 मिसाइलें और 652 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। लातविया की प्रधानमंत्री एविका सिलिना ने गुरुवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। वामपंथी प्रोग्रेसिव पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद मध्य दक्षिणपंथी न्यू यूनिटी पार्टी की सिलिना बुधवार को संसद में बहुमत खो बैठी। पिछले सप्ताह के अंत में प्रोग्रेसिव पार्टी के रक्षा मंत्री एंड्रीस स्प्रूडस को रूस से लातविया में यूक्रेनी ड्रोन से जुड़ी घटनाओं से निपटने के तरीके को लेकर बर्खास्त किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि पूर्व उप प्रधानमंत्री ने स्टारमर को पद पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी की करारी हार के बाद स्टारमर पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। फिलीपींस संसद के उच्च सदन में बुधवार रात गोलीबारी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार 12 से अधिक गोलियों की आवाज सुनी गई। यह घटना उस समय हुई जब अधिकारियों ने एक सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की। सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा सोमवार से अपने सरकारी कार्यालय में शरण लिए हुए हैं। रोजा पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्देते के मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध के दौरान पुलिस प्रमुख रहते हुए दर्जनों लोगों की हत्या का आरोप है।